जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेरस पे। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है जिसमें क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है और क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का छठा चैप्टर जनसंख्या आज शुरू किया जाएगा। और इस चैप्टर को हम 2 वीडियोज़ में करेंगे ताकि लंबी वीडियो न रहे और आपको देखने में आसानी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं जनसंख्या का ये टॉपिक। देखिए, क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? भाई, मानव रहित विश्व होगा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जैसे बृहस्पति ग्रह है, बुध ग्रह है, कोई मानव नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? भाई, संसाधन का उपयोग कौन करेगा? मानव ही करेगा। ठीक, साथ में सांस्कृतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण का निर्माण भी मानव ही करता है। समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण उपयोग तो करते ही हैं, वह स्वयं भी विभिन्न प्रकार के संसाधन होते हैं। ठीक, विभिन्न गुणों वाले। ठीक, शिक्षा और स्वास्थ्य मानव को संसाधन बनाती है। ठीक, और जिससे वो धन अर्जन करता है। तो मानव भी एक प्रकार का संसाधन है, संसाधन का उपयोग भी करता है, स्वयं भी एक प्रकार का संसाधन है। आप लेबर वर्क करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये सब लोग क्या है? एक मानव संसाधन है। ठीक, कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। कोई भी चीज वो एक बेकार वस्तु है जब तक मानव अपने उपयोग में नहीं लाता है और वो संसाधन नहीं बन जाती है। मानव की दृष्टि से वो बेकार है। ठीक, और जिस दिन वो मानव जो उस चीज का मानव उपयोग करना शुरू करता है वो संसाधन बन जाती है। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़, सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले या गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा बनते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसी जगह सुनामी आए जहां कोई रहता ही नहीं हो, ऐसी जगह बाढ़ आए जहां कोई रहता ही नहीं हो, ऐसी जगह सूखा पड़े जहां कोई रहता ही नहीं हो, तो वहां वो आपदा होगी ही नहीं। आपदा कब होगी? जब मानव को प्रभावित करेगी। ठीक, इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या का एक आधारित तत्व है। ठीक, सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या जो है एक आधारित तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तथ्यों का अवलोकन किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर ही किसी तत्व का दूसरे तत्व का अवलोकन करते हैं तथा उसके अर्थ एवं महत्व को ज्ञात किया जाता है। ठीक, संसाधन आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि, विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी रूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। तो मानव की जनसंख्या, मानव का वितरण कहाँ है, मानव की जनसंख्या वृद्धि क्या है, विशेषताएं और उनके गुण क्या है, वो पर्यावरण के सभी रूपों को समझने का कार्य करती हैं। ठीक, यानी पृष्ठभूमि प्रदान करती है, एक आधार प्रदान करती हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं और वे कहां और कैसे रहते हैं। ठीक, किसी देश में कितने लोग निवास करते हैं, वो कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, यानी जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। ठीक, तो पहले हम जनगणना क्या होता है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए,
एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना ही जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई। आप लोग को पता होगा कि लॉर्ड मेयो के समय ये जनगणना की गई थी। ठीक, लॉर्ड मेयो उस समय वायसराय थे, उनके समय ये गणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की जा सकी। लॉर्ड रिपन के समय, आप ध्यान दिए होंगे, तैयारी करते हो आप, तो आपको पता होगा कि लॉर्ड रिपन के समय पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई, जिसे वास्तविक जनगणना कहते हैं। वैसे शुरुआत कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, लेकिन वास्तविक जनगणना या संपूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय की गई। उस समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप जनगणना देख लीजिए, जनगणना क्या होती है वो आप समझ गए। देखिए, सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। अब वो 3 प्रमुख प्रश्न कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या का आकार एवं वितरण। अब जनसंख्या के आकार और वितरण में हम क्या देखेंगे कि लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। इसमें हम देखेंगे कि समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। ठीक, तीसरा प्रश्न ये है कि जनसंख्या के गुण या विशेषताएं। इसमें हम देखेंगे उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यवसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। तो इन 3 प्रश्नों पर विचार किया जाएगा आगे। अब पहला है जनसंख्या का आकार एवं वितरण। देखिए, मार्च 2011 हेडिंग हमारा है, हम किस प्रश्न में विचार करने जा रहे हैं? जनसंख्या का आकार एवं वितरण पर। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी। 12,106 लाख यानी 1,21,00,00,000 से अधिक जनसंख्या थी। ठीक, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। तो भारत की जो जनसंख्या है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। यह 12.1 करोड़ लोगों की भारत यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। यानी ये जो भारत की जनसंख्या है 1,21,00,00,000 की, वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवास करती है। यानी भारत का क्षेत्रफल ये है और यहाँ भारत की जनसंख्या निवास करती है, जो कि ये जो क्षेत्रफल भारत का है ये विश्व की कुल स्थलीय भूभाग का 2.4% ही है। अब आप जरा देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन यहाँ विश्व की जनसंख्या का 17.5% लोग निवास करते हैं। यानी क्षेत्रफल कम है और पॉपुलेशन डेंसिटी, जन घनत्व भारत में ज्यादा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी को चार्ट में भी समझाया गया है। देखिए, ये जनसंख्या है, यानी ये पूरा 100% में जनसंख्या दिया हुआ है। भारत की जनसंख्या 17.5% है और ये शेष विश्व की जनसंख्या बच गई 82.5%। क्षेत्रफल भी 100 में मान ले तो भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% ही है और शेष विश्व का क्षेत्रफल 97.6%। यानी इतने छोटे क्षेत्र पर इतनी बड़ी जनसंख्या निवास कर रही है। चलिए, इस चित्र के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक लोग निवास करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, जहां की कुल आबादी
1990 लाख है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 1990 लाख है। इसका मतलब 19 करोड़ 90 लाख लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। ठीक। दूसरी ओर हिमालयी क्षेत्र के राज्य जैसे सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही। लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। 64,429 लोग केवल लोग लक्षद्वीप में निवास करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में ही निवास करती है। अब ये कैसे राज्य होंगे? वो मैदानी राज्य होंगे जहां पानी की सर्व सुलभता होगी, जहां अच्छी प्रकार की मिट्टी होगी ताकि वहां खेती की जाए, जल की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। ठीक, वहां वो राज्य होंगे। अगर पर्वतीय पठारी और विषम जलवायु वाला क्षेत्र होगा तो उस क्षेत्र की जनसंख्या कम होगी। जैसे कि अभी आपने सिक्किम में देखा, लक्षद्वीप में देखा, तो वहां जनसंख्या आपको कम मिलेगी। लेकिन जलवायु अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, पानी उपलब्ध है, तो वहां जनसंख्या ज्यादा मिलेगी। और ये वही राज्य 5 राज्य हैं जहां सभी कुछ अच्छे से उपलब्ध है, प्रकृति ने अच्छे से इन्हें दिया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये वो 5 राज्य हैं जहां पर भारत की आधी जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। बताइए, उत्तर प्रदेश में 16% जनसंख्या देश की निवास करती है, जबकि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और वहां केवल 5.5% ही जनसंख्या निवास करती है। ठीक, अब यहां लिखा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का कारण क्या है? तो सीधी सी बात है, विषम जलवायु और अच्छी जलवायु, विषम जीवन जीने की परिस्थितियां, जैसे पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र है। ठीक, तो ऐसे पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में जहां विषम जलवायु पाई जाती है वहां पे जनसंख्या कम मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों में जहां अच्छी जलवायु पाई जाती है, जीवन जीने लायक जलवायु पाई जाती है, मिट्टी और पानी दोनों अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं। मिट्टी अच्छी मात्रा का मतलब क्या है? अच्छी गुणवत्ता वाली उपलब्ध है, फसल के लिए अच्छा है, वहां जनसंख्या अधिक मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। अब देखिए, जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। अब जनसंख्या घनत्व होता क्या? देखिए, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं उसे ही कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को ही कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। भारत विश्व के घनी आबादी देशों में से एक है। एक जो सबसे अधिक घनी आबादी वाले देश है उनमें से भारत भी एक है। केवल बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। ठीक, केवल बांग्लादेश और जापान का ही जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, बाकी लोगों का जनसंख्या घनत्व भारत से कम है। देखिए, 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। शायद मैं 800 पहले बोल दिया हूं, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बताइए, बिहार में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है। ठीक, 1102 व्यक्ति 1 किलोमीटर के क्षेत्र में, 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं।
राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाता है 6.3 वाला चित्र। ठीक, आगे हम देखेंगे, लेकिन पहले इस डाटा को देख लेते हैं। देखिए जनसंख्या का वितरण दिखा रहा है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में देश की 16% जनसंख्या निवास कर रही है, जबकि महाराष्ट्र में 9% जनसंख्या निवास कर रही है। वहीं बिहार में भी 9%, यानी महाराष्ट्र और बिहार में बराबर बराबर लगभग जनसंख्या निवास कर रही है, 9-9%। पश्चिमी बंगाल में देश की कुल 8% जनसंख्या निवास करती है। वहीं आंध्र प्रदेश में देश की कुल 7% जनसंख्या निवास करती है। अगर हम मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में 6% जनसंख्या निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या का 6% मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में निवास करते हैं। वहीं कर्नाटक और गुजरात में देश की कुल जनसंख्या का 5% लोग निवास करते हैं। उड़ीसा, केरल, झारखंड, असम, उड़ीसा, केरल, झारखंड और असम में देश की कुल जनसंख्या का 3% लोग निवास करते हैं। वहीं पंजाब में देश की कुल जनसंख्या का 2% लोग निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी देश की कुल जनसंख्या का 2%, हरियाणा में भी कुल जनसंख्या का 2% लोग निवास करते हैं। जबकि दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, अब देखिए जम्मू कश्मीर जब जनसंख्या की 2011 की जब जनगणना हुई थी तो जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। अब इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो उस समय के हिसाब से डाटा तो यही है कि जम्मू कश्मीर में 1% जनसंख्या, उत्तराखंड में देश की कुल जनसंख्या का 1% जनसंख्या, और अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, जो पूरे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें 2% जनसंख्या निवास करती है। ठीक, अब एक चीज और आपको बताऊं। अब देखिए ये मैं आपको थोड़ा छोटा करता हूं। देखिए यहां आपको ये दिया हुआ है, रेड कलर से आपको दिख रहा होगा कि 1000 से अधिक जनसंख्या घनत्व कहां है। ऑरेंज कलर जो है 751 से 1000, येलो कलर जो है 501 से 750, लाइट ग्रीन जो है 251 से 500, और ग्रीन जो है 250 से कम जनसंख्या वाला यहाँ मैप दर्शाया गया है। अब देखिए सबसे अधिक जनसंख्या जो रेड कलर का है वो कहाँ दिखा रहा है। अब देखिए पश्चिमी बंगाल और बिहार, यानी यहाँ जनघनत्व बहुत अधिक है। उसके बाद ऑरेंज कलर केरल, उत्तर प्रदेश। अच्छा दिल्ली में भी रेड कलर दिखाया गया, ध्यान दीजिएगा दिल्ली में भी रेड कलर, यानी पश्चिमी बंगाल, बिहार और दिल्ली में रेड कलर से सबसे अधिक जनसंख्या, जनघनत्व सबसे अधिक है। उसके बाद केरल और उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद तमिलनाडु में है। उसके बाद बाकी ये हल्के कलर वाले हैं, और सबसे कम जनसंख्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट। तो सबसे कम जनसंख्या वाला मतलब जनघनत्व वाला क्षेत्र ये है। तो आप देखेंगे इस मैप से आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ विषम परिस्थितियाँ हैं वहाँ जनघनत्व कम है, और जहाँ विषम परिस्थितियाँ नहीं है, मिट्टी जल की उपलब्धता पर्याप्त है, वहाँ जनघनत्व अधिक है। आप केरल में ही देख लीजिए, यहाँ मैदानी इलाका है, बारिश की पर्याप्त मात्रा है, अच्छी जलवायु, यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, मिट्टी अच्छी है, जनसंख्या घनत्व यहाँ पे अधिक है। हाँ एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ बता रहा है कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया। ठीक, ये 29वां राज्य बनाया कब? 2 जून 2014 को। लेकिन आपको पता है जम्मू कश्मीर जो है अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो ये भी क्या हो गया, अब 28 ही राज्य रह गए भारत में, 29 राज्य नहीं है। ठीक, क्योंकि 2 जून 2014 की कहानी है। और यहाँ बता रहा है कि 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश, कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। ठीक, तो ये ध्यान देने वाली बात आप लोगों के लिए है।
अब एक चीज और देखना है कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को दो ये केंद्र शासित प्रदेश थे, इन दोनों को भी मर्ज कर दिया गया है। ठीक, पहले ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, अब दादर नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूं, भारत के समुद्र तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो उसको आप एक बार देख सकते हो। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। आपको मैप में दिखाया हूं, आप खुद देख सकते हो। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों में विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हैं। ये बता रहा है कि जहां 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की जनसंख्या निवास करती है, वहां जनसंख्या कम होने का कारण क्या है कि पर्वतीय क्षेत्र है तथा जलवायु दशाएं जो है वो विषम है, जिसकी वजह से वहां जनघनत्व कम है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 वर्ग किमी से भी कम है और क्यों, ये आप चित्र में देखिएगा। ठीक, असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। ठीक, अगर नॉर्थ ईस्ट के आप चित्र को देखोगे तो केवल असम ही लाइट ग्रीन में आपको दिखा गया होगा, तो जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छठे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, पिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती हैं। तो ये सारे कारण हैं जहां जनसंख्या कम है, जिसकी वजह से जनसंख्या घनत्व भी कम है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। ठीक, आप देखिए वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल, यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ समतल मैदान है एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। ठीक, यानी अच्छी मिट्टी है, मैदान समतल है, बारिश अच्छी होती है, अंडरग्राउंड वाटर भी पर्याप्त मात्रा में अच्छा है, इसलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताएं। ठीक, तो 3 राज्य आप सीधे सीधे, वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं ये उत्तरी मैदान के। आगे बढ़ते हैं। एक आगे हम डाटा देखेंगे, लेकिन पहले यहां से हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम डाटा देखेंगे उसको। देखिए, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक, जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण, संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं, ये जो परिवर्तन होता है जनसंख्या की आबादी की संख्या और वितरण संगठन में जो परिवर्तन लगातार होता है, उसके 3 कारण हैं। एक तो जन्म, दूसरा मृत्यु और तीसरा प्रवास। इनकी वजह से जो परिवर्तन होता है वो हमें दिखता है। अब सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। ठीक, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर, किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। ठीक, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है? किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे कि 10 वर्ष, भारत में 10 वर्ष के आधार पर जनसंख्या की गणना की जाती है, अभी बताया हूं मैं आपको। तो जैसे कि 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। ठीक, इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला, सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन द्वारा। एक सापेक्ष वृद्धि और दूसरा है प्रतिवर्ष होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। अब देखिए आगे सापेक्ष और निरपेक्ष आएगा, इसलिए यहां नहीं बता रहा हूं मैं। देखिए, प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी हुई कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी हुई जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। यानी
ये जो जनसंख्या बढ़ रही है, ये जनसंख्या बढ़ रही है, चाहे एक वर्ष में या एक दशक में जो बढ़ रही है, वही टोटल वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या, जैसे कि मान लीजिए 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या यानी 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है, ठीक। और इसे ही कहा जाता है निरपेक्ष वृद्धि दर। इसे क्या कहते हैं? निरपेक्ष वृद्धि। यानी 2001 में जो जनसंख्या थी और 2011 में जो जनसंख्या है, उसमें जो अंतर आया है उसे ही कहते हैं निरपेक्ष वृद्धि। बात क्लियर? अब आगे भी अगर इसी में सापेक्ष वृद्धि निकालना है तो अगर आप इसे प्रतिशत में निकाल दोगे तो वही हो जाएगा सापेक्ष वृद्धि, ठीक। टोटल जनसंख्या जो होगी वो निरपेक्ष वृद्धि कही जाएगी। देखिए, जनसंख्या की वृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष के आधार पे है, 10 साल के आधार पे तो ये हो गया, ठीक, जिसे निरपेक्ष वृद्धि कह रहे हो आप। दूसरा पहलू है प्रतिवर्ष जो किया जा रहा है, प्रतिवर्ष जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। दो डाटा इसे भी हम आगे देखेंगे भी। प्रतिवर्ष 2% की वृद्धि दर का अर्थ है, यानी कोई कहे कि प्रतिवर्ष भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या में 2% की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी वर्ष की मूल संख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि हुई। यानी कि अगर कहा जाए कि आज हमारे देश में प्रतिवर्ष 2% की वृद्धि हो रही है, यानी हर 100 लोगों पर 2 लोग बढ़ रहे हैं हर साल, ठीक। यानी अगर 100 लोग इस साल हैं तो अगले साल क्या हो गया? 102 लोग हो गए, तो 2% की वृद्धि हो रही है, ठीक। चलिए, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है, ठीक। इसे क्या कहते हैं आप? वार्षिक वृद्धि दर। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर, 1951 में भारत की आबादी कितनी थी? 3,610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई है, ठीक। यानी कुल मिला के 1 अरब 21 करोड़ हो गई है, या इससे 1 अरब 21 करोड़ से अधिक है। टोटल डाटा पीछे मैं बताया हूं, ठीक। अब देखिए, ये लिखा है कुल जनसंख्या, एक दशक में सापेक्ष वृद्धि और वार्षिक वृद्धि दर। ये डाटा आपको देखना है। अब आप देख रहे होंगे कि 2081 की जनगणना में जो आया 2.22% वार्षिक वृद्धि दर दिखाई दिया, ठीक। तो सबसे अधिक इसी जनगणना में आपको वार्षिक वृद्धि दर दिखाई दिया है। चलिए, 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी, ठीक। यानी लगातार जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1951 से 1921 तक बढ़ी है। यह जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है। 1951 में 3,610 लाख से 1981 में 6,830 लाख जनसंख्या हो गई। जहां 1951 में जनसंख्या कितनी थी? 3,610 लाख, वहीं 1981 में जनसंख्या कितनी हो गई? 6,830 लाख हो गई। तो ये बड़ी वृद्धि को दिखा रहा है। एक चीज देखिए, ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही, ऐसा क्यों? अच्छा, इसमें देखिए, वृद्धि दर में कमी आई है, इसका मतलब पहले 100 व्यक्ति पर 2 लोग बढ़ते थे, अब 100 व्यक्ति पर 1 लोग बढ़ रहे हैं, तो वृद्धि दर तो कम हो गई। लेकिन जरा आप ये सोचिए कि टोटल जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो रही है। भारत एक बहुत विशाल देश है, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं, जनसंख्या के हिसाब से। अब मान लीजिए पहले 50 करोड़ लोग एक साल में
10 करोड़ लोगों को जन्म देते थे। ठीक, अब 10 करोड़, पहले क्या अभी भी मान लीजिए 50 करोड़ लोग 10 करोड़ लोगों को जन्म दे रहे हैं, बताइए। अब ये 10 करोड़ जनसंख्या जुड़ रही है, बहुत बड़ी विशाल जनसंख्या होने के कारण वृद्धि दर तो दिख रहा है भाई, वृद्धि दर कम हो गई। पहले 100 लोग 2 बच्चे पैदा करते थे, अब 100 लोग एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं। लेकिन जनसंख्या विशाल होने के कारण यही 50 करोड़ लोग, पहले 50 करोड़ लोग 10 करोड़ लोगों को जोड़ दे रहे हैं। तो बताइए, तो जनसंख्या तो दिखेगी ही ज्यादा कि इतने लोग हर साल जुड़ जा रहे हैं हमारी जनसंख्या में, ये कारण है। किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर भी जन्म दर में तेजी से क्यों कमी आएगी? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हो गया। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की वजह से क्या होता था, बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे या बड़े ही ढेर सारी बीमारियों से मर जाते थे। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जब होने लगा देश में, नए नए टीके, नई नई दवाइयां आने लगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च हुआ, तो जन्म दर तो रहा लेकिन मृत्यु दर में कमी आ गई। देखिए, केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लोगों की वृद्धि हुई। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। अब ये डाटा आपको ध्यान रखना है, इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। जैसे शुरू में अभी मैं बताया हूं आपको कि बेशक जन्म दर कम हुआ है लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश हमारा है कि कम लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं फिर भी बहुत ज्यादा बच्चे हो जा रहे हैं। ठीक, भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। भाई देखिए, लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है लेकिन जमीन तो नहीं बढ़ रहा है, जंगल नहीं बढ़ रहा है, जो आपके खनिज है वो नहीं बढ़ रहे हैं, वो तो कम ही हो रहा है ना। तो ये संसाधन और पर्यावरण का जो संरक्षण वो निष्क्रिय हो जा रहा है। अगर कम जनसंख्या होगा तो आपके पास जमीन भी ज्यादा रहेगी, संसाधन पर्याप्त रहेंगे, पर्यावरण की संरक्षण भी अच्छे से कर सकते हो। लेकिन अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती जाए तो उनकी आवश्यकता बढ़ती जाएंगी और आवश्यकता बढ़ने की वजह से लगातार दोहन किया जाएगा पर्यावरण का और संसाधनों का। ठीक, वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। ठीक, जो सरकार द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं जन्म दर में कमी लाने के लिए, चाहे वो जागरूकता जैसे उपाय हों चाहे बाकी चीजें हों, तो ये दिखाता है कि प्रयास हुआ है और उसमें सफलता भी मिली है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। ऐसा नहीं बन ही जाएगा, बन सकता है 2045 तक। ठीक, तो सन 2045 तक भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन सकता है। ठीक, अब एक पीछे हम जो डाटा छोड़ दिए थे उसको देख लेते हैं। दो डेटा हम लोग छोड़ दिए थे, देखते हैं। देखिए, यहां दिखा रहा है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1951 से लेकर 2011 के दौरान, और इधर बता रहा है प्रति दशक वृद्धि दर प्रतिशत में। ठीक, तो 2051 से 61 के बीच, 2051 से 61 के बीच जो प्रतिशत वृद्धि दर थी वो थी 21.64%। उसके बाद 61 से 71 के बीच 24.8%, 71 से 81 के बीच 24.66%। अब देखिए उसके बाद लगातार 81 के बाद डाउनफॉल आ रहा है। ठीक, 81 से 91 के बीच 23.87%, 91 से 2001 के बीच 21.54% और 2001 से 11 के बीच 17.64%। तो देख रहे हैं आपका 1981 का जो वर्ष है, 1981 का वर्ष है,
ये बहुत ही क्रूशियल वर्ष है और इस वर्ष से लगातार जनसंख्या वृद्धि दर में डाउनफॉल देखने को मिला है। इसके बाद ये डेटा है, भारत की कुल जनसंख्या 1901 से 11 के बीच की जो जनसंख्या 1901 से 11 के बीच, और हर साल जनसंख्या इधर लाख में दिखाई गई है और इधर सन दिया गया है, और 2011 की जनसंख्या आपको दिखा रहा है 1 अरब 21 करोड़ लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं परिवर्तन की प्रक्रिया, ये देखते हैं हम लोग। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन तीन प्रमुख प्रक्रिया, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की तीन प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक, जन्म दर एवं मृत्यु दर ये हो चुका है, ये तो मैं अभी हम देख चुके हैं इसको। नहीं, ये हुआ नहीं है, ये करना है। चलिए देखते हैं इसको। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की तीन प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। क्लियर? जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। ठीक, तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कैसे आप निकालोगे? जो जन्म दर है और जो मृत्यु दर है, जन्म दर से मृत्यु दर माइनस कर दोगे, जो बचेगा वही जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कही जाएगी। ठीक, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। तो जन्म दर किसे कहा जाता है? 1000 व्यक्तियों में, 1000 व्यक्ति पर एक साल में, एक वर्ष में जितने जीवित जन्म होते हैं उसे कहा जाता है जन्म दर। ठीक, यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। ठीक, और अभी बताया हूं कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर, जन्म दर क्यों अधिक है, मृत्यु दर क्यों अधिक है? भाई, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होने की वजह से जो बच्चे पहले जन्म लेते ही मर जाते थे या कुछ साल जीने के बाद मर जाते थे, स्वास्थ्य सुविधाओं का जब विकास हो गया तो वो बच्चे अब मरना बंद हो गए। दूसरा, मृत्यु दर भी कम हो गया इसी वजह से। पहले ढेर सारी बीमारियों को जो मरते थे, अब क्या हुआ, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो गया तो लोग बच जाते हैं। तो जन्म दर हमेशा क्या रहता है? मृत्यु दर कम हो गई और जन्म दर बनी रही, तो जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से अधिक रही। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अब देखिए, जैसे जन्म दर 1000 व्यक्तियों पर एक साल में जितने व्यक्ति जन्म लेते हैं उसे जन्म दर, और 1000 व्यक्तियों पर एक साल में जितने व्यक्ति मरते हैं उसे मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर का एक प्रमुख कारण है। सिंपल सी बात है, मानिए 100 लोग जन्म ले रहे हैं और 100 लोग मर भी रहे हैं एक साल में, तो ये तो कांस्टेंट हो गया कि भाई न जनसंख्या बढ़ रही है न घट रही है। लेकिन अब आप सोचिए, 100 लोग जन्म ले रहे हैं और मर केवल 10 लोग ही रहे हैं, तो मृत्यु दर कम है और जन्म दर यहाँ क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, इसलिए जनसंख्या बढ़ जाएगी। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। अभी बताया हूं मैं। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आई। अभी आप डाटा देखे हो
कि 1981 हमारे लिए क्रूशियल ईयर रहा है। इसके बाद से जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास। बार बार मैं कह रहा हूं स्वास्थ्य सुविधा। आगे, जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। अब प्रवास का मतलब क्या हुआ? लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाके रहना क्या होता है? प्रवास होता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में गांव से लोग अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, नौकरी, अच्छा रहन सहन शहरों में देखते हैं, इसलिए गांव से लोग शहरों की ओर प्रवास करते हैं, चाहे वो रोजगार के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो उच्च गुणवत्ता वाले जीवन स्तर के लिए हो, उसके लिए वो शहरों की ओर आते हैं। ठीक, लेकिन अभी कोरोना काल के समय देखिए कि लोग गांव की ओर प्रवास कर गए, शहर को छोड़ के गांव के लिए गांव की ओर निकल गए। लेकिन सामान्य दशा की अगर बात की जाए तो लोग शहरों की ओर आते हैं, तो ये प्रवास करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर देश के अंदर ही प्रवास हो रहा है तो जनसंख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई ठीक है, जनसंख्या किसी देश की 100 है, ठीक, अब ये 100 लोग एक शहर से, एक ही देश में एक शहर से दूसरे शहर में चले गए तो क्या फर्क पड़ेगा? जनसंख्या में जनसंख्या तो वही रहेगी। लेकिन अगर ये लोग विदेश में चले जाएं तो जनसंख्या के ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक यानी देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच, एक देश से दूसरे देश के बीच होता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता। कहां से लाएगा भाई? जो जनसंख्या थी यहां से वहां चली गई अपने ही देश में, तो जनसंख्या में क्या परिवर्तन होगा? लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। अभी देखिए, आप अभी पीछे मैप दिखाया हूं कि दिल्ली को रेड कलर से दिखाया गया। दिल्ली का जनघनत्व तो बहुत अधिक है। अब दिल्ली में लोग क्यों जा रहे हैं? मुंबई में लोग क्यों जा रहे हैं? अब लोग मुंबई में आ गए, चाहे वो शिक्षा के लिए आए, चाहे वो रोजगार के लिए आए, चाहे वो किसी भी कारण से आए, लेकिन मुंबई में जब आके रहने लगे, दिल्ली में जब आके रहने लगे, तो दिल्ली और मुंबई की जनसंख्या तो बढ़ा दिए। ठीक, तो जनसंख्या के वितरण को ये प्रभावित कर दिया। एक जगह से लोग आए, अब यही वितरण नहीं, ढेर सारे वितरण। मान लीजिए गांव से लोग, किसी गांव में 100 लोग हैं, इन 100 लोगों में कुछ लोग 50 साल से नीचे हैं, ठीक, और कुछ लोग 50 साल से ऊपर हैं। दो ग्रुप हो गया। तो ये जो 50 साल से ऊपर वाला है वो प्रवास कर जाता है दूसरे शहर में, तो गांव में क्या हो गया? 50 साल से अधिक उम्र वाले लोग रह गए। दूसरा परिवर्तन क्या हो जाता है यहीं पे? किसी गांव में 100 लोग हैं जिसमें 50 लड़के हैं और 50 लड़कियां हैं। अब लड़के में भी 25 जवान हैं और 25 बुढ़े हैं इसमें। अब ये 25 जवान चले गए तो गांव में लिंगानुपात गड़बड़ाएगा कि नहीं? गांव में लड़कियों की संख्या अधिक हो जाएगी, बुढ़ों की संख्या अधिक हो जाएगी, और युवा चला गया दूसरे शहर में। तो ये आप अपने गांव में भी अनुभव कर सकते हो। अगर गांव से के रहने वाले हो तो अपने गांव में आप अनुभव कर सकते हो। गांव के जो लड़के हैं, काफ़ी हद तक, लड़कियां भी अब आने लगी हैं शहरों में, लेकिन काफ़ी हद तक लड़के शहर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से लिंगानुपात में अंतर पड़ता होगा। अगर आप देखोगे तब, ध्यान दोगे तब आपको समझ में ये बात आएगी। देखिए, जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी बताया हूं। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि और अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। तो गांव के लोग शहरों में आते हैं अच्छे जीवन के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। ठीक, कई कारकों से गांव से लोग शहरों में आते हैं। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से भी नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करता है। अभी मैं आपको बताया हूं। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित
वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी। 1951 में भारत की कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो कि 2011 में 2011 में यह बढ़कर 31.80% हो गई। अब आप बताइए, 17.29 से बढ़कर 31.80% हो गई नगरीय जनसंख्या। ठीक, एक दशक 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गया। इससे आपको पता चलता है कि लोग नगरीय क्षेत्रों में रहने के लिए आतुर हैं, चाहे वो कोई कारण हो, कोई आकर्षण उन्हें ला रहा हो यहाँ पे, लेकिन लोग आतुर हैं। इसीलिए तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 2001 से केवल 11 के अंदर ही 35 से 53 हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं आयु संरचना में। देखिए, एक वीडियो हो गया, तो आयु संरचना जनसंख्या की दूसरी वीडियो होगी। इसके आगे हम दूसरी वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक तक लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और मेरी मेहनत सार्थक हो पाए। जय हिंद।